आप लोगों का एल्गो खत्म हो गया क्या, मतलब आदित्य सर का? तो उसका क्लास मुझे नहीं दिख रहा, पहले दिख रहा था बट अब नहीं दिख रहा। खत्म हो गया है क्या? नहीं ना। चलिए दोस्तों, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों हम लोगों ने कल टॉटोलॉजी भी पढ़ी थी, तो आई होप आपको टॉटोलॉजी भी क्लियर होगी। तो बस वहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास में। मुझे लगता नहीं कल की क्लास में किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी, ठीक है ना। चलिए, ओके स्टार्ट नहीं हुआ, ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। हम लोग कुछ और चीजें करेंगे। ये टॉपिक में से आपको एक दो क्वेश्चन मिलेगा पेपर में, इस बार भी आया था तो अभी इस बार भी आएगा। डोंट वरी, हम सारे पीवाई की उस क्लास में कर लेंगे। चलिए, सो लास्ट क्लास में दोस्तों हम लोगों ने प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा। प्रोपोजिशनल लॉजिक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो या तो सिर्फ ट्रू होंगे या फॉल्स होंगे, बीच का कुछ नहीं हो सकता ये, ठीक है ना। और दूसरा हम लोगों ने दोस्तों लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ा था। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों कल की क्लास में टॉटोलॉजी के बारे में। तो टॉटोलॉजी ऐसे प्रोपोजिशंस होते हैं, इट कैन बी एटॉमिक और कंपाउंड, जो या तो जो हमेशा ट्रू होने चाहिए, ठीक है। और हम लोगों ने दोस्तों एटॉमिक एंड कंपाउंड प्रोपोजिशंस के बारे में पढ़ा था। कंपाउंड प्रोपोजिशंस को हमने देखा था कि वो प्रोपोजिशनल फंक्शंस भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। कल की क्लास का पीडीएफ नहीं मिला आपको? चलिए आप टेंशन मत लीजिए, देखिए वैसे मैंने भेज दिया था, बट अगर नहीं मिला है तो मैं अपने ग्रुप पर डाल देता हूं, आप वहां से उठा लेना, ठीक है। कल कितने बजे? 8:30 बजे वाली ना। चलिए तो मैं ये डाल देता हूं अपने ग्रुप पे, आप यहां से उठा लेना, ठीक है। प्रॉब्लम सॉर्टेड। चलिए, सो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉन्टिंजेंसी के बारे में। उसके बारे में दोस्तों, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यूमेंट्स के बारे में। आर्ग्यूमेंट्स, इन्फेरेंस और फिर रूल ऑफ इन्फेरेंस। ठीक है ना, रूल ऑफ इन्फेरेंस। तो ये सब चीजों को आज हम क्लास में करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए, मिल गया होगा वैसे क्योंकि ऑलरेडी प्रोवाइडेड था। अ वेरी ब्यूटीफुल कोट जिससे हम स्टार्ट करने वाले दोस्तों, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। ठीक है, आज ही वो अपॉर्चुनिटी है जो आप अपने कल को बनाना चाहते हैं, मतलब कैसा बनाना चाहते हैं ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है। सो टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आपने हो सकता है पास्ट में कुछ मिस्टेक्स करी हो, टाइम वेस्ट किया हो या जो भी है, अब उसको भूलकर आप प्रेजेंट में काम करिए सो दैट योर फ्यूचर कैन बी अ ब्राइट वन। सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आई होप टॉटोलॉजी हमें क्लियर था। मैं बस ये इसलिए लेके आया हूं जिससे हम बस इसको देख सकें, एक बार जल्दी से रिविजिट कर सकें कि भाई टॉटोलॉजी ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशंस होते हैं दैट आर ऑलवेज ट्रू। बस इतना काफी है हमारे लिए कि भाई टॉटोलॉजी ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशंस होते हैं दैट आर ऑलवेज ट्रू। बस इतना हमें क्लियर है, ये क्लियर है तो हमारा काम हो जाएगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे, ठीक है ना। आप सबको याद होगा दोस्तों, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, बाय कंडीशनल या बाय और इक्विवेलेंस और इम्प्लाइज, इन सब की ट्रूथ टेबल आई होप हम लोगों ने कल देखी थी तो आपको याद होगी, ठीक है ना। सो वो हम लोग यहां पर यूज करके हमने कल ये क्वेश्चंस किए थे और चेक किया था कि भाई ये टॉटोलॉजी है या नहीं,
ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं क्योंकि हम ये ऑलरेडी कल कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो ये भी आप देख सकते हो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई ये टोटोलॉजी है या नहीं है, या फिर इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो ये भी सब पूछा जा सकता है। ओके ठीक है, तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इट, ठीक है ना। चलें आगे। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्ट्रडिक्शन। नाउ कॉन्ट्रडिक्शन इज जस्ट अपोजिट टू टोटोलॉजी, कोई बड़ी बात नहीं है। टोटोलॉजी ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशंस होते हैं जो हमेशा ट्रू होते हैं, ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शंस ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशंस होते हैं जो हमेशा फॉल्स होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। तो आप अगर इसको पढ़ेंगे दोस्तों, कॉन्ट्रडिक्शन इज द कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज ऑलवेज फॉल्स, बस खत्म, दैट इज ऑलवेज फॉल्स रिगार्डलेस, बाकी सब तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशंस होते हैं जो हमेशा फॉल्स होंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, सो आप देख सकते हो दोस्तों, अ कॉन्ट्रडिक्शन इज सिंपली द अपोजिट ऑफ टॉटोलॉजी, ठीक है ना। इट रिफ्लेक्ट्स अ लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, कहने का मतलब यह है कि लॉजिकली ये कभी ट्रू नहीं होगा, लॉजिकली। तो जैसे हमारे पास कोई प्रोपोजिशन है, वो अगर लॉजिकली कभी ट्रू नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है ना। बाकी सब पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, आपका मन करे तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। अब अगर हम कोई क्वेश्चंस को देखें दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन होगा या टॉटोलॉजी होगा? दैट इज ये, क्या लगता है, एक एक करके करें या एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एंड ऑपरेशन है, ये भी एंड ऑपरेशन है, तो क्या एक साथ किया जा सकता है या एक एक करके ही करना पड़ेगा, दो दो करके करना पड़ेगा? P इंप्लाइज Q, आपको पता ही है दोस्तों, अगर P फॉल्स हो गया तो ये ट्रू होगा, और अगर P ट्रू है, Q फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, और अगर दोनों ट्रू है तो ये ट्रू होगा। अच्छा, नॉट ऑफ Q मतलब ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स। अब हमें सीधा सीधा एंड ऑपरेशन करना है। आप सभी को पता है एंड ऑपरेशन या एंड लॉजिक कनेक्टिव सिर्फ तभी वन होता है जब ये तीनों ट्रू हो। तो ये और ये, इन तीनों का हमें एंड करना है एक तरह से। तो एक साथ किया जा सकता है ना दोस्तों, हम तीनों एक साथ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो आप देखिए, फॉल्स, ट्रू और ट्रू, तो फॉल्स होगा, फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, कोई भी एक फॉल्स हो गया तो फॉल्स ही रहेगा। ट्रू, फॉल्स और ट्रू, तो ये फॉल्स रहेगा। ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स रहेगा। तो आप बोलोगे यार ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप देख सकते हो अपने गेट एग्जाम में। इसके लिए ज्यादा कुछ दिक्कत करने की जरूरत नहीं है, आपको बस थोड़े थोड़े ट्रूथ टेबल याद होने चाहिए, जैसे कि आपको इसका ट्रूथ टेबल याद होना चाहिए था, ठीक है ना। इज दिस ओके? चलिए, मेरे ख्याल से आप सब लोग पहुंच पा रहे हैं यहां तक, कोई बच्चा परेशान नहीं है, ठीक है ना। सो कॉन्ट्रडिक्शन का और कोई एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं, अगर आप देखना चाहो तो। ये भी एक एग्जांपल है दोस्तों, इसको भी जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे भी आप देखोगे तो एंड ऑपरेशन चल रहा है, इधर भी और इधर इंप्लाइज का नॉट है। तो आप देखेंगे P इंप्लाइज Q, अगर P फॉल्स है तो ये ट्रू और ट्रू आएगा, इधर फॉल्स है उधर ट्रू है। उसके बाद इसका हम नॉट कर देते हैं, सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन। ठीक है ना। और यहां पे आप देखिए दोस्तों, इसको
P को और Q को आपको ये करना है। तो आप अगर देखेंगे दोस्तों इन तीनों का एंड करना है, नॉट अ बिग डील, आप सभी लोग कर सकते हो। आप देखो यहां पे ये फॉल्स है, ये वाला फॉल्स है, तो इसका मतलब जो कंजंक्शन ऑपरेशन है वो तो फॉल्स आएगा ही आएगा। यहां पे देखिए ये वाला फॉल्स हो रहा है, क्यू फॉल्स है तो ये भी फॉल्स है, तो मतलब सब फॉल्स है, राइट, एवरीथिंग इज फॉल्स, तो ये भी कॉन्ट्रडिक्शन बन रहा है। मेरे सभी प्यारे बच्चे कर पा रहे हो? आर यू ऑल एबल टू लाइक डू इट मेरे बच्चों? ठीक है ना, तो ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया है। आई होप आप लोग ये कर पा रहे होगे। तो सेम आप यहां पर भी देख सकते हो, ये भी आप होमवर्क की तरह ले सकते हो, जस्ट ट्राई, और ये भी कॉन्ट्रडिक्शन ही आएगा। आएगा क्या कॉन्ट्रडिक्शन? देख लेते हैं। मुझे लग नहीं रहा आएगा, एक बार चेक करते हैं। फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। P इंप्लाइज Q क्या आएगा? ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू। Q इंप्लाइज P क्या आएगा? जहां पे Q फॉल्स है वहां पे तो ट्रू और ट्रू ही आएगा। यहाँ पे Q ट्रू है और ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आएगा, और यहाँ पे ट्रू आएगा। अब बताइए क्या इन दोनों का एंड ऑपरेशन क्या बनेगा? अब यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ट्रू और ट्रू तो यहाँ पे ट्रू, ट्रू और फॉल्स तो मतलब फॉल्स, फॉल्स और ट्रू तो मतलब फॉल्स, ट्रू और ट्रू मतलब ट्रू। तो क्या आ रहा है दोस्तों ये? ठीक है ना, सो आप अगर देखोगे तो ये क्या बन रहा है? क्या ये टॉटोलॉजी है? नहीं। क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं बन रहा है ये। ठीक है ना, सो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये अगर आप देखोगे जस्ट इफ यू वांट टू कंपेयर, तो बहुत अच्छी बात है आप लोगों ने देखा, इस बात को ऑब्जर्व किया, तो आप देख सकते हो जैसे सेम एज इक्विवेलेंस, राइट, दिस इज सेम एज इक्विवेलेंस। ये इक्विवेलेंस के जैसा आप देखो, ये सेम आएगा। देखो फॉल्स फॉल्स पे ट्रू आ रहा है, ट्रू ट्रू पे ट्रू आ रहा है, और बीच में फॉल्स आ रहा है, तो ये इक्विवेलेंस के जैसा, या बाई कंडीशनल आप कह सकते हो। ठीक है ना, बाई कंडीशनल आप कह सकते हो, राइट। नाउ दोस्तों, ना तो ये टॉटोलॉजी है ना ये कॉन्ट्रडिक्शन है। सो टॉटोलॉजी में सारे ट्रू चाहिए, कॉन्ट्रडिक्शन में सारे फॉल्स चाहिए, लेकिन ऐसे कंपाउंड प्रोपोजिशंस जो ट्रू भी हैं और फॉल्स भी हैं साथ में, इनको कंटिंजेंसी कहते हैं। ठीक है ना, सो आते हैं उसी पे, अगला पॉइंट शायद वही है। ठीक है, सो वही आ गया है दोस्तों, आप देख सकते हो यहां पे। तो मैं ये बात यहां पे लिख देता हूं पहले, देन विल मूव ऑन। तो आप देखोगे दोस्तों, कंपाउंड प्रोपोजिशन, ठीक है, कंपाउंड प्रोपोजिशन अगर ऑलवेज ट्रू है तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों टॉटोलॉजी। अगर ऑलवेज फॉल्स है तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रडिक्शन। अगर ट्रू एंड फॉल्स दोनों है, जैसे आप देख रहे हो कि यार ये वाला जो रिजल्ट है हमारा, ये कहीं कहीं पे तो ट्रू है और कहीं कहीं पे फॉल्स है, तो ट्रू और फॉल्स दोनों आ रहा है, तो उसको बोलते हैं दोस्तों
तो ये आप ध्यान रख लो, बस इतना अगर ध्यान रख लोगे ना तो अपना एक सवाल पक्का गेट एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। बेस्ट कुछ नहीं होता यार, एवरीवन इज एवरेज, सब ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके, ठीक है ना। सो ये अगर आप ध्यान रख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी करेंगे। हाँ, वो भी करेंगे अपन, कॉन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है, वो भी करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए। सो आई होप ये बात सबको क्लियर है। ओके, अ कंटिंजेंसी इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन दैट इज नाइदर ऑलवेज ट्रू नॉर ऑलवेज फॉल्स। इट्स ट्रू वैल्यू डिपेंड्स ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ इट। ये तो फालतू की बातें हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात यह है कि ये मतलब क्या होता है कि अब कहीं से हमने स्टेटमेंट उठाया है तो ऑब्वियसली पूरी स्टेटमेंट डेफिनेशन में उठा लेता हूं, लेकिन हमें जो इतना चाहिए मैं उसी को अंडरलाइन कर देता हूं, उतना ही अपने लिए काफी है। फालतू बातें तो दिमाग में भी रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलिए। अब ये फालतू की बात नीचे भी लिखी हुई है, इट्स द कंटिंजेंट प्रोपोजिशन आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द प्रोपोजिशन इन द लॉजिक बिकॉज इट्स ट्रूथ वैल्यू डिपेंड। ठीक है, फालतू की बातें हैं। हमें सिर्फ कितना करना है दोस्तों, अगर ऑलवेज ट्रू है तो टोटोलॉजी, ऑलवेज फॉल्स है तो कंट्रोडिक्शन, और ट्रू और फॉल्स दोनों है तो कंटिंजेंसी। ठीक है ना, आई होप ये आपको क्लियर है। इतना ही हमारे लिए काफी है। पेपर में आपसे डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ सकता है कि ये कौन सा बन रहा है। ठीक है ना, चलिए। इसको हम पता कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, ट्रूथ टेबल बना के पता कर सकते हैं, राइट। हमें कोई कंपाउंड प्रोपोजिशन दे रखा होगा, हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे जैसे टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन में करते थे, और बस उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो वही आइडेंटिफाइंग अ कंटिंजेंसी, तो ट्रूथ टेबल बनाओ और सॉल्व करो। सिंपल, क्रिएट अ ट्रूथ टेबल एंड गेट द रिजल्ट्स एंड चेक। बस सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, चलिए। अब व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है? मतलब बहुत सिंपल एग्जांपल पूछ लिया मैंने। व्हाट डू यू थिंक, ये क्या है दोस्तों? इट इज, अभी देख लेते हैं। नहीं नहीं, वही बात है। देवांश भाई ये बताइए क्या है ये? अब देखिए, तो आप बोले थे ट्रूथ टेबल बनाते हैं, पी और क्यू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स और ट्रू ट्रू। अब देखिए, अगर हम एंड ऑपरेशन करेंगे तो फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा, ट्रू आएगा। अब यहां देखिए, देवांश भाई समझ में आ रहा है? देखो, अब यहां देखो, ये अगर आप देखोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि यार ये सब जगह फॉल्स नहीं है, सब जगह ट्रू नहीं है, कहीं पे ट्रू है, कहीं पे फॉल्स है, तो एक कॉन्टिंजेंसी बन गया। ठीक है ना, आई होप ये क्लियर है, परफेक्ट है। ओके, तो अगर हम यहां पे एक टेबल बनाएं दोस्तों टोटोलॉजी और कॉन्ट्रडिक्शन की, तो व्हाट डू यू थिंक क्या बनेगा? सिंपल सी बात, अगर हम लिख दें यहां पे तो मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ पाएंगे। इट इज ऑलवेज ट्रू, यहां पे दोनों आ जाएगा, बोथ ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है ना, चलिए। ओके, अब यहां पर एक बात और मुझे बतानी है। सो एक्सेप्ट टोटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन और रिमेनिंग आर कंटिन्यूअस। बिल्कुल सही कह सकते हो आप, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू होगा दोस्तों? इफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन neither tautology
ठीक है ना। आई होप ये बात आप, ये ट्रू होगा क्या दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक। अगर कोई टोटोलॉजी नहीं है और अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं है तो क्या वो कंटिंजेंसी बनेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, सारे ट्रू नहीं है और ना ही सारे फॉल्स हैं, तो इसका मतलब ट्रू और फॉल्स का मिक्सचर होगा वो। सही बात है कि नहीं। चलिए ठीक है ना। चलिए, तो ये तो हमने देखा टोटोलॉजी, नॉर कॉन्ट्रडिक्शन और कंटिंजेंसी। एक और होता है दोस्तों, वो यहां पे हम देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ये टेबल कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएं। दैट इज सेटिस्फाइबल। ठीक है ना। सो अ प्रोपोजिशन इज सेटिस्फाइबल, वो भी यहां पे पीछे ही लिख देता हूं जहां पे हमने वो तीनों को बारे में बात किया था ना, यहीं पे लिख देता हूं। सेटिस्फाइबल प्रोपोजिशंस, या फिर आप देखिए सेटिस्फाइबल, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन a compound proposition is satisfiable। अच्छा, सेटिस्फाइबल का कोई मतलब बता सकता है। सेटिस्फाइबल मतलब उसकी कंडीशन को आप सेटिस्फाई कर सको। सेटिस्फाइबल मतलब आपने फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने ऐसी कंडीशंस रखी जो किसी दूसरे को मंजूर हो, राइट। तो आपने ऐसी कंडीशंस रखी जो दूसरे को सेटिस्फाई हो सके। ठीक है। सो अगर आपकी कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो सके तो उसको आप बोल सकते हो टोटोलॉजी। आपकी कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो सके तो आप बोलोगे कॉन्ट्रडिक्शन। कभी सेटिस्फाई हो रही है कभी नहीं हो रही है उसको बोलेंगे कॉन्टिजेंसी। और यहां पे एक चीज और होती है दोस्तों, अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज सेटिस्फाइबल इफ इन द ट्रूथ टेबल, if in the truth table we get at least one true value। सो एटलीस्ट आपको एक ट्रूथ अगर मिल रहा है तो इसका मतलब वो सेटिस्फाइबल हो जाएगा। अभी मैंने क्यों बताया, क्योंकि इससे रिलेटेड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एटलीस्ट वन ट्रू वैल्यू होनी चाहिए, एटलीस्ट एक ट्रू आना चाहिए हमारे ट्रूथ टेबल में, एटलीस्ट। ओके, अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बन सकते हैं बताइएगा, व्हाट डू यू थिंक। इफ अ प्रोपोजिशन if a proposition is satisfiable then it is also contingency। बताइए क्या स्टेटमेंट होगा कि नहीं। वी आर कमिंग टू दैट, डोंट वरी। बताइए ट्रू है कि फॉल्स है। इफ अ प्रोपोजिशन इज कॉन्टिंजेंट देन इट इज ऑलवेज लिखना था मुझे, सॉरी यहां पे ऑलवेज लिखना था मुझे। कट तो नहीं रहा, अभी तो नहीं कटा। ओके, इफ इट इज कॉन्टिंजेंट दैट इज ऑलवेज सेटिस्फाइबल। क्वेश्चन नंबर 3, बताइए पहला स्टेटमेंट क्या है। पहला पहला फॉल्स लग रहा है, राइट। क्यों, कौन से केस में फॉल्स हो जाएगा। कौन से केस में फॉल्स हो जाएगा दोस्तों। यस, ऑल ट्रू वाले केस में फॉल्स हो जाएगा। जब सारे ट्रू होंगे तो फॉल्स हो जाएगा।
व्हाट अबाउट द सेकंड वन, सेकंड वाला तो ट्रू है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि कॉन्टिजेंसी है तो कहीं पे तो ट्रू होगा ही, वो तो जरूरी है, ठीक है। ओके, इफ अ प्रोपोजिशन इज टोटोलॉजी देन इट इज ऑलवेज सेटिस्फाइबल, क्या ये ट्रू होगा? हाँ ये तो ट्रू होगा ना, इसमें कोई परेशानी नहीं है, राइट। और क्वेश्चन नंबर 4, बाकी तो मुझे लगता है आप मिक्स कर लोगे इन सब चीजों को। इफ द प्रोपोजिशन इज कॉन्ट्रडिक्शन देन इट इज नेवर सेटिस्फाइबल। तो ये तो मुझे लगता है कि आप सब लोग मतलब कर लोगे, बहुत बेसिक सी बातें हैं, बस आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए था, तो ये भी ट्रू हो जाएगा, राइट। ठीक है ना, आई होप ये बात आप सब लोग कर पाओगे, कोई परेशानी नहीं है। ओके, अब यहां पे अगर हम बात करें दोस्तों टोटोलॉजी, टोटोलॉजी इज ऑलवेज सेटिस्फाइबल, और कॉन्ट्रोडिक्शन इज नेवर। एक्सप्लेन द थर्ड वन, थर्ड में क्या एक्सप्लेन करना है, देखिए। इफ इट इज टोटोलॉजी देन इज सेटिस्फाइबल, सेटिस्फाइबल में क्या था, एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, एटलीस्ट भाई एक बार ट्रू होना चाहिए, लेकिन अगर सारे ट्रू हो जाए तब भी रहेगा ना, सेटिस्फाइबल तो रहेगा ना। सेटिस्फाइबल में एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, अब सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे तब भी सेटिस्फाइबल रहेगा, क्योंकि उसको एटलीस्ट वन ट्रू चाहिए, ठीक है। तो टोटोलॉजी में तो सारे ही ट्रू हैं। ओके, सो दिस इज सेटिस्फाइबल, दिस इज नॉन सेटिस्फाइबल या नॉट सेटिस्फाइबल। और ये भी सेटिस्फाइबल होगा, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको क्लियर है। ठीक है ना, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? चलें आगे, राइट। सो आई होप आप सब लोग ये कर पाओगे। सेटिस्फाइबल की डेफिनेशन यहां पे लिखी हुई है दोस्तों, सिंपल सी बात ये है, आप अगर स्टेटमेंट पढ़ना चाहो कि विच हैज एटलीस्ट वन केस में ट्रू होना चाहिए, एटलीस्ट एक केस में ट्रू होना चाहिए, ठीक है ना। सो आप ये कह सकते हो कि प्रोपोजिशन जिसमें एटलीस्ट एक केस में ट्रू होना चाहिए, बस। बाकी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सो जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, हमारा ये और ऑपरेशन है, तो मतलब आप समझ गए हो, राइट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। सो एटलीस्ट अगर एक बार ट्रू आ जाएगा ट्रूथ टेबल में तो वो सेटिस्फाइबल हो जाएगा। तो any compound proposition with at least one true, तो बस एटलीस्ट एक बार ट्रू आ जाना चाहिए तो हमें क्या हो जाएगा, इट विल बिकम सेटिस्फाइबल। अब ये वाला टॉपिक एक्चुअली हमारे उसमें भी है, राइट, कंप्यूटर साइंस में, तो हम लोग कंप्यूटर साइंस के सारे पीवाईक्यूज इसमें कर लेंगे, जिससे क्योंकि मुझे लगता है कि उसी से क्वेश्चंस बन के आने वाला है अपने पेपर में, डीएसएआई में। चलिए ना, आई होप ये भी क्लियर है। अब ये देखिए दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, अगर हम ये करें तो ये कैसा है, सेटिस्फाइबल है, नॉन सेटिस्फाइबल या अनसेटिस्फाइबल है, क्या होगा ये, ट्राई करके देखते हैं। ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। अब अगर हम दोनों का एंड कर देंगे तो यहां पे आपको हमेशा फॉल्स ही मिलेगा, तो ये एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है। कॉन्ट्रडिक्शन है और ऑब्वियसली अनसेटिस्फाइबल है या
नॉन सेटिस्फाइबल, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है ना, हमेशा फॉल्स ही आएगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है, जिसमें कभी भी ट्रू नहीं आया या कॉन्ट्रोडिक्शन आप कह सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। सो द पॉइंट इज, अगर कोई हमें कहता है, आई होप यहां तक आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए, चलिए सो अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों, P इंप्लाइज Q, ठीक है ना, हमारे पास दो प्रोपोजिशन है, लाइक इफ P एंड Q आर टू प्रोपोजिशंस, ऊपर लिखा है वैसे तो, ठीक है ना, P और Q दो प्रोपोजिशंस हैं दोस्तों। अगर कोई आपसे कहता है कि यार P इंप्लाइज Q, मतलब ये हमें बता रहा है, राइट, ये हमसे पूछ नहीं रहा है, ये हमें बता रहा है, ये कौन सा एक्सप्लेन करना भाई, कौन सा रह गया यश मेरे भाई, क्या एक्सप्लेन करना है यार, पीछे छूट गया क्या, ओके चलिए। तो यहां पे दोस्तों कोई कहता है कि यार इफ P इंप्लाइज Q, ये स्टेटमेंट हमें दे रखा है, लाइक P इंप्लाइज Q, ठीक है ना। सो फर्स्ट वाला, अबे कहां पे फर्स्ट वाला भाई, चलिए। तो यहां पे दोस्तों कि P इंप्लाइज Q, ये कब वैलिड होगा, व्हाट डू यू थिंक, P इंप्लाइज Q कब वैलिड होता है, ये इसका मतलब क्या है, पहले तो ये बताओ। सो आपसे कोई कहता है कि यार P इंप्लाइज Q कब वैलिड है, वैलिड मतलब सही है, मतलब ट्रू है, तो आप बोलोगे सर इसमें कोई टेंशन वाली बात है क्या, बताइए इसमें कोई टेंशन वाली बात है क्या, ये कब ट्रू है तो कैसे देखेंगे, आप इसकी कह रहे हो क्या, किसकी कह रहे हो यश मेरे भाई, आप पीछे वाले इस वाले क्वेश्चन पे आ रहे हो क्या, ओके। सो यहां पे क्या लिखा है, इट इज ऑलवेज कॉन्टिंजेंट, सो इफ अ प्रोपोजिशन इज सेटिस्फाइबल देन इट इज ऑलवेज कॉन्टिंजेंट, सेटिस्फाइबल मतलब ट्रू आना चाहिए एक बार, लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि सारे ट्रू हो जाए, तो वो कॉन्टिंजेंट नहीं रहेगा, वो टोटोलॉजी बन जाएगा। भाई यहां पे क्या बात हो रही है कि भाई एटलीस्ट वन ट्रू होना चाहिए, तो आपने बोला सेटिस्फाइबल में एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी तो सकता है सारे ट्रू हो जाए, और जब सारे ट्रू हो जाएंगे, जब सारे ट्रू हो जाएंगे तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे यार ये कॉन्टिंजेंट तो नहीं रहेगा, ठीक है, ये टोटोलॉजी बन जाएगा, यही तो लिखा था, फॉल्स व्हेन ऑल आर ट्रू, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि यार मैं एक क्वेश्चन के रूप में आपको कराता हूं, राइट, ये वाला पॉइंट मैं आपको एक क्वेश्चन के रूप में समझाता हूं, एक मिनट रुको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कौन कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना, क्वेश्चन के रूप में कराता हूं आपको, एक मिनट रुको। पहला, P लॉजिकली इंप्लाइज, P लॉजिकली इंप्लाइज, अब देखिए, तो मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने है, आपको ये देखना है कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है ना, आपको ये चेक करना है कि क्या ये जो हमें दे रखा है, कहने का मतलब ये है कि ये अगर हमें प्रोपोजिशन दे रखा है, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप देखोगे यार ये जो हमें प्रोपोजिशन दे रखा है, वी हैव टू चेक ये ट्रू है कि फॉल्स है,
अब बोलोगे सर कैसे करेंगे, सिंपल है, यहां पे लिखा क्या है, पहले आप इसको लिखो P एम्प्लाइज, ठीक है। अब आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ, अब आप इसकी ट्रूथ टेबल बनाओ। तो इट इज पी वी, राइट, क्यू। तो आप देखोगे यार ये हमारा एंड ऑपरेशन है एक तरह से, और ऑपरेशन है, सॉरी, ओके। अब यहां देखिए, तो हम इसको निकालते हैं, क्या ये बन पा रहा है कि नहीं। तो P एम्प्लाइज, राइट, इसको एक बार देखते हैं। तो आप बोलोगे सर जहां पर P फॉल्स है, मतलब यहां पे और यहां पे फॉल्स है, तो ये ट्रू आएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आप नीचे देखोगे तो ये दोनों ट्रू हैं और ये दोनों भी ट्रू हैं। अब देखिए, तो क्या आप कह सकते हो कि P ये क्या हमेशा सही है, मतलब व्हाट डू यू थिंक, क्या ये हमेशा सही बन रहा है, व्हाट डू यू थिंक। तो आप बोलोगे यार क्या ये हमेशा सही बन रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ सर ये हमेशा सही बन रहा है, जितने भी पॉसिबल केसेस हैं हमारे P और Q के, सभी केसेस में ये सही बन रहा है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ये ठीक है, इट इज अ ट्रू, राइट, मैं कह सकता हूं कि ये सही है। तो आप बोलोगे हाँ सर ये एकदम सही है और ये इसमें कोई परेशानी हमें नहीं है, राइट। तो आप कह सकते हो कि इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं है। नाउ द पॉइंट इज, अगर इसी में आपसे कोई ये पूछे, आई होप ये समझ में आ गया, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं अपन। अगर इसी में कोई आपसे कहता है कि यार थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और यहां पे एंड की जगह, सॉरी और की जगह एंड कर देते हैं, तो आप बोलोगे सर यहां पे अपन ये चेक कर लेते हैं पहले। अब हम इसको चेक करेंगे, तो यहां पे फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है और ये भी, ये ट्रू है, ठीक है। अब देखिए जहां पे ये फॉल्स है वहां तो ट्रू आएगा ही आएगा। अब यहां पे P ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो फाइनली फॉल्स आएगा। लास्ट में दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा। अब ये बताइए क्या ये हमेशा सही है क्या, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये हमेशा सही है क्या, क्या क्या आप ये कह सकते हो, कैन वी से दैट P ऑलवेज इंप्लाइज दिस, बताइए क्या मैं हमेशा इस कह सकता हूं क्या। सो कैन आई P always implies बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही है। आप बोलोगे नहीं ये हमेशा सही नहीं है। आप देखो यहां पे ठीक है भाई, इस केस में ठीक है, इस केस में ठीक है, लेकिन तीसरे केस में नहीं हो रहा है ये, और चौथे केस में ठीक है, तो मतलब ये कहीं पे नहीं हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं क्या ये ऑलवेज सही है, तो आप बोलोगे नहीं, दिस इज नॉट ऑलवेज राइट, तो इसका मतलब यहां पे आंसर नो होगा और यहां पे भी हम बोलेंगे नहीं। तो आप बोलोगे क्या ये प्रोपोजिशन सही है या नहीं, क्या ये प्रोपोजिशन सही है या नहीं, तो आप बोलोगे नहीं, दिस इज नॉट करेक्ट। अच्छा अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं ट्रू और फॉल्स। जब हम बचपन में क्लास 9th और 10th में ट्रू फॉल्स करते थे, क्या जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टेटमेंट है को वो कहीं पे भी किसी भी कंडीशन में अगर फॉल्स हो रहा है, बाकी सब जगह ट्रू हो रहा है, तो क्या वो फाइनली स्टेटमेंट फॉल्स कहलाता है दोस्तों। मैं रिपीट करता हूं, हम लोग जैसे क्लास 9-10th में फिल इन द ब्लैंक करते थे, साइंस में, सोशल साइंस में, या ट्रू फॉल्स करते थे। अगर कोई स्टेटमेंट दे रखा है और कोई स्टेटमेंट अगर किसी भी पर्टिकुलर कंडीशन में फॉल्स हो जाता है और बाकी सब जगह सही है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट 300, जैसे फॉर एग्जांपल फुल अटेंडेंस का अवार्ड मिलता था, राइट, तो 365 दिन इंसान, 364 दिन इंसान काम पे गया लेकिन एक दिन एब्सेंट हो गया, तो आप क्या बोलोगे, क्या इसकी फुल अटेंडेंस थी, तो आप बोलोगे नहीं।
भाई 364 दिन आया लेकिन एक दिन अगर एब्सेंट हो गया तो बोलेगा नहीं भाई फुल अटेंडेंस नहीं मिलेगी, राइट, फुल अटेंडेंस नहीं मिलेगी और ये फॉल्स कहलाएगा। ठीक है, तो सब जगह ट्रू है लेकिन एक जगह फॉल्स हो गया तो उस स्टेटमेंट को हम फॉल्स कहते थे, ऐसा हम बचपन में करते थे। तो वैसे ही कुछ यहां पे है। तो आप देख सकते हो कि भाई ये स्टेटमेंट जो यहां पे दे रखा है ये सब जगह ट्रू है लेकिन यहां पे फॉल्स है, तो ओवरऑल फॉल्स कहलाएगा। और ये स्टेटमेंट जो हमें दे रखा है ये सब जगह ट्रू है, तभी इसको हम ट्रू कहेंगे। इज दिस ऑल क्लियर कि नहीं? यार ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा राहुल भाई, मतलब मजा आ गया ऐसा सुन के। अगर सब जगह फॉल्स है तो उसको फॉल्स कहेंगे क्या? मतलब बहुत लॉजिकल लगा मुझे सवाल, बताइए। ऑब्वियसली यार, मतलब मैं कह रहा हूं कि एक भी जगह फॉल्स हो गया तो फॉल्स कहलाएगा। अब सब जगह फॉल्स है तो मतलब ऑब्वियसली यार, इसमें क्या है यार, मतलब कैसी बात कर रहे हो यार तुम। मतलब सवाल पूछने के लिए पूछ लिया, यहाँ पे कोई लड़की थोड़ी बैठी है यार तुम्हें इंप्रेस करोगे यार, मतलब सवाल पूछ के ऐसे मत करो। चलिए अब नेक्स्ट, ओके अभी एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसका मतलब दोस्तों अगर हमें कोई भी स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू तभी होगा जब सारे ट्रू होंगे, राइट। चलिए, तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू तभी कहलाएगा जब उसके सारी कंडीशंस में वो ट्रू होगा, राइट। तो मैं यही चीज यहां पे लिख देता हूं, एनी स्टेटमेंट, सॉरी नॉट स्टेटमेंट, आई विल यूज द वर्ड प्रोपोजिशन। सिंपल जो हम लोग लाइक नॉर्मल सी बात करते थे, या टोटोलॉजी होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आई यूज दैट वर्ड ऑल्सो। और proposition should be tautology to become true। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, क्या लगता है? क्या लिखें? ऐसे कुछ भी लिख देते हैं, बताइए। व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू और फॉल्स? बताइए ट्रू है कि फॉल्स है दोस्तों, आप लोग कर पाएंगे जल्दी से बता दीजिए, साथ साथ कर लेते हैं वैसे तो। ठीक है ना, तो पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ये फॉल्स ही रहेगा। नहीं नहीं सॉरी, पी अगर फॉल्स होता है तो ये ट्रू होता है, और ये फॉल्स और ये ट्रू। ठीक है ना, अब फाइनली आप देखिए दोस्तों, हमें क्या इंप्लाइज ही करना था ना, तो इज इट करेक्ट? अब देखिए यहां पर जब भी ये फॉल्स होगा तो ये ट्रू बनेगा, और आप देखिए यहाँ पे ट्रू ट्रू बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स की कंडीशन आ रही है, तो फॉल्स नीचे ट्रू ट्रू आ रहा है, तो सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो आप बोलोगे यार एक जगह फॉल्स हो रहा है, इसको बोलेंगे ओवरऑल फॉल्स। ठीक है ना, ओवरऑल फॉल्स कहलाएगा। ठीक है ना, आई होप ये आप सबको क्लियर लग रहा है दोस्तों, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, राइट। आई एम एबल टू लाइक मेक यू अंडरस्टैंड द थिंग्स, राइट। चलिए बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों अगर मैं आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछूं,
ओवरऑल फॉल्स होगा क्योंकि एक जगह फॉल्स हो रहा है। ओके। बताइए। ये इक्विवेलेंस का था ना, हमने कल पढ़ा था, राइट? बताइए क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है? वैसे अगर आप लोगों ने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो इसको करने में दिक्कत नहीं होगी। ट्रू है या फॉल्स, जल्दी से बताइए। मतलब आप करके देखो, वैसे तो अपने नॉर्मल तरीके से ही करो यार, जैसे करते हैं। बताइए ट्रू है या फॉल्स है। इक्विवेलेंस हमें पता है ना, राइट? ये क्या बोलते थे अपन डिजिटल में, क्या बोलते थे अपन, इसको याद है कुछ? वैसे तो ट्रू ही आएगा, लेकिन डिजिटल में इसको क्या बोलते थे, याद है? कुछ नाम याद है? मैं तो भूल गया यार, डिजिटल पढ़े बहुत टाइम हो गया। डी मॉर्गन, डी मूवर, डी मॉर्गन बोलते थे ना, डी मॉर्गन बोलते थे शायद। अब देखिए, इसका नोट कर दीजिए, इसका नोट कर दीजिए, दोनों का। अब यहां पे आप देखिए, ये ट्रू आएगा, बाकी सब फॉल्स आएंगे। अब देखिए क्या ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंस कैसे चेक करते हैं, आपको याद होगा? इक्विवेलेंस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सो इक्विवेलेंस में देखिए दोस्तों, यहां पे ट्रू, यहां पे ट्रू, तो फाइनली ट्रू। यहां पे फॉल्स, यहां पे फॉल्स, तो फाइनली ट्रू। यहां पे फॉल्स, यहां पे फॉल्स, तो फाइनली ट्रू। यहां पे फॉल्स, यहां पे फॉल्स, तो फाइनली ट्रू। तो आप बोलोगे यस, ये सब जगह ट्रू है, मतलब ये इक्विवेलेंट है। इसको डिमॉर्गन थ्योरम करते थे, ठीक है ना? ठीक है ना? एक बार आप देखो कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है ना? अच्छा, आप देख सकते हो इक्विवेलेंस हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन इंप्लाइज में नहीं लिख सकते आगे पीछे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए एक बार देख लीजिए। सो जब भी कोई हमें लॉजिकल स्टेटमेंट या लॉजिकल प्रोपोजिशन दे रखा है, तो उसके अंदर दोस्तों हम चेक करेंगे कि वो स्टेटमेंट, उसका हम ट्रूथ टेबल बना के पूरा सॉल्व करेंगे। अगर वो सब जगह ट्रू आता है, तभी हम बोलेंगे कि भाई वो स्टेटमेंट ट्रू है, या वो हमेशा ये स्टेटमेंट जो है वो हमेशा ट्रू है। या फिर कह सकते हो कि वो प्रोपोजिशन अगर टोटोलॉजी है, तभी हम उसको ट्रू बोलेंगे। ठीक है, यही चीज हमने यहां पे लिखी थी। ठीक है ना? प्रोपोजिशन शुड बी टोटोलॉजी टू बिकम ट्रू। तो आप देख सकते हो ये यार, हम यहाँ पे फॉल्स हो रहा है बीच में, तो इसलिए फॉल्स कर दिया। और यहाँ पे आप देखोगे ये ट्रू है, तो इसलिए ट्रू कर देंगे। तो सेम चीज यहां पर है दोस्तों, हम लॉजिकल इक्विवेलेंस भी अगर कभी चेक करेंगे ना, तो बस हमें देखना होगा कि वो सब जगह वैलिड होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन में कराया, हम इन दोनों की लॉजिकल इक्विवेलेंस टेस्ट कर रहे हैं, तो ये तभी हम ट्रू बोलेंगे जब ये इसकी ट्रूथ टेबल में ये जो रिजल्ट है, इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। सो सो P इंप्लाइज Q या P इक्विवेलेंट Q आपको हमेशा टेस्ट करना पड़ेगा। मैं वही चीज बार बार रिपीट कर रहा हूं, बट विल मूव ऑन नाउ। सो वी नीड टू टेस्ट, एंड इफ दिस इज ऑलवेज ट्रू, देन ओनली
we say P logically implies Q. P logically equivalent to Q. ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जो मैं बताना चाह रहा हूं आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है ना? चलिए, सो वैसे अब बहुत सारे हम इक्विवेलेंस को देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि फॉर एग्जांपल राइट, ये इसको क्या बोलते थे, किसी को याद है ये? इसको क्या बोलते थे? कम्यूटेटिव, राइट, कम्यूटेटिव लॉ। बट नाम मतलब जरूरत नहीं है, मतलब मुझे भी ज्यादा याद नहीं रहते थे, डिजिटल तो मैं भी पढ़ाता था लाइक, बट ये सब की इतनी जरूरत नहीं होती। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सही होगा क्या? बताइए, A implies B will be same as B implies A, what do you think, क्या ये सही होगा? नहीं, राइट, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना? फोर्थ, कॉम्प्लीमेंट या नेगेशन ऑफ A इज इक्विवेलेंट टू A, ये भी बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई परेशानी, ये तो फॉल्स हो जाएगा, राइट? ये तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, ये कम्यूटेटिव नहीं है, राइट? इसको क्या बोलते थे एनीवन, इसका नाम क्या था? एसोसिएटिव, राइट, एसोसिएटिव नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं था ये, एसोसिएटिव था शायद। डिस्ट्रीब्यूटिव में तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, राइट? डिस्ट्रीब्यूटिव में तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव भी लिखना चाहो तो एबीसी लिख रहे हैं तो एबीसी करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या ये सही होगा? ठीक है ना? तो आई होप ये भी मतलब ठीक है, आप लोगों को बस थोड़ा आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं, पेपर में तो ऐसा कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है ना? पेपर में ऐसा आपसे कोई पूछेगा नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको याद होना चाहिए। बाकी हम डी मॉर्गन एक बार देख लेते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ी होगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, मुझे ध्यान है। जैसे अगर हमारे पास ए एंड बी है, इस पे हम यहां पर नेगेशन कर रहे हैं ओवरऑल पूरे के ऊपर, तो इट इज सेम एज नेगेशन को अंदर ले जाइए और बस अपने सिंबल को चेंज कर दीजिए, एंड है तो और हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है ना? एंड वाइसी वर्सा। ऐसा कुछ इज इज ओके ना? मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कभी, क्योंकि डीमॉर्गन वगैरह डिजिटल में बहुत आती है, तो हो सकता है कहीं आना पूछ ले तो इजीली कर पाएंगे। ठीक है ना? चलिए, परफेक्ट है।
ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, आइडेम्पोटेंट वगैरह भी होता था ना, आइडेम्पोटेंट होता था, और वो प्रीतम भैया ने एक नाम लिया डिमूवरी, पता नहीं क्या क्या होता था, बहुत सारे होते थे। अगर आप वो पढ़ो, कौन सी किताब होती थी वो, हाँ वो बहुत सारे आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेंट, पता नहीं क्या क्या गोबर भरा पड़ा रहता था। वो कौन सी किताब है वो, कौन सी होती थी, कौन सी पढ़ते थे डिजिटल में, नाम भी याद नहीं आ रहा। तो मॉरिस मैनो, राइट, मॉरिस मैनो। तो बट इतना काफी है, राइट, मतलब थोड़ा बहुत इंट्रो मैंने दिया आपको, इतना काफी है, बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेनली चीजें आप कर लोगे, राइट, मेनली चीजें आप कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं, बताइए क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये जो टी है वो ट्रू है, ये जो टी है वो ट्रू है। अब मुझे बताइए क्या ये ट्रू है ये स्टेटमेंट या फॉल्स है, इस टाइप के पूछ सकता है, मतलब इतने इतने हल्के नहीं पूछेगा, बट जस्ट बेसिक। हम्म, तो आप देखो सर, बिना बिना दिमाग लगाए आप गलत मत करना, राइट, बिना बिना पेन चलाए आप करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पहला, तो आप बोलो सर करके देखते हैं। सबसे पहले आप पी लिखो, तो पी कैन बी फॉल्स, पी कैन बी ट्रू। अब ट्रू तो हमेशा ट्रू ही होगा ना, ट्रू तो हमेशा ही ट्रू होगा। अगर आप एंड ऑपरेशन करोगे तो यहाँ पे फॉल्स मिलेगा और यहाँ पे ट्रू मिलेगा। तो आप देख सकते हो इसका इक्विवेलेंस अगर हम देखें, बस पेन चला लो, मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं आना चाहिए। तो आप देखो यार, ये देखो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है, तो ये ट्रू होगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। तो ओवरऑल हमारा ये ट्रू ही बनेगा। तो आप बोलोगे हाँ ये ठीक है, दिस इज ट्रू। अब ये देखिए नीचे वाला, तो पी एंड ट्रू, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, ट्रू हमेशा ट्रू रहेगा। यहाँ पे और ऑपरेशन रहेगा, और ऑपरेशन हमेशा ट्रू आएगा। आप देखो यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर देखिए दोस्तों, तो P ये क्या इंप्लाइज हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ये फॉल्स है, नहीं नहीं हो रहा, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो ये ट्रू है। तो आप बोलोगे नहीं ये हमेशा ट्रू नहीं है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। इस टाइप से आपसे कुछ कुछ पूछ सकता है, राइट। तो आप कर लोगे, मतलब इसमें कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। यहां तक सब कुछ क्लियर है दोस्तों। ओके, चले आगे। परफेक्ट। सो दीज आर द सिंपल थिंग्स, इसमें कोई परेशानी नहीं है आप लोगों को। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट एंड इन्फरेंस, ठीक है ना। ओके, आर्ग्यूमेंट एंड इन्फरेंस। ओके, अब देखिए इसमें क्या रहता है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे स्टेटमेंट्स या प्रोपोजिशंस होते हैं, जैसे P1 P2 P3 ऐसे करके बहुत सारे प्रोपोजिशंस हैं, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन, फाइनली वी हैव अ कंक्लूजन। सो जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ बातें बताई गई और एक बोल दिया गया कि यार ये इसका कंक्लूजन है। सो ये जो पूरा सेट होता है इसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब आर्ग्यूमेंट वैलिड भी हो सकता है और इनवैलिड भी हो सकता है। देयर आर मेनी टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, उस पर हम चर्चा करेंगे, बट पहले हम समझते हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है। देखिए हमारे पास बहुत सारे प्रोपोजिशंस होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रीमाइसेस कहते हैं, ठीक है ना। सो द स्टेटमेंट दैट अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस P1 P2 P3 P4 बहुत सारे हमारे पास रहते हैं जिनको प्रीमाइसेस कहते हैं, ठीक है ना। सो इनको हम प्रीमाइसेस कहते हैं। और फाइनली इन सब के बाद एक चीज लिखी होती है, दैट इज कॉल्ड कंक्लूजन, ठीक है। सो यहां पर दोस्तों, अ स्टेटमेंट दैट अ सेट ऑफ प्रीमाइसेस यील्ड अनदर प्रोपोजिशन Q इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं, ठीक है ना। मतलब सीधी बात यह है, दिस इज अ सिंपल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, दिस इज अ सिंपल सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसमें दो तरह के स्टेटमेंट्स हैं।
एक है प्रीमाइसेस और एक है कंक्लूजन। मैं इसको स्टेटमेंट अगर सिंपल भाषा में लिखूं तो आर्ग्यूमेंट कुछ नहीं है, आर्ग्यूमेंट इज सिंपल, इट इज सिंपली a set of statements that is premises and conclusion। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट जब भी आए तो इसका मतलब यह है कि हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, एक मिनट, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहां पर बात हो सकती है दोस्तों कि भाई हमारे जो ये आर्ग्यूमेंट दो तरह के हो सकते हैं, या तो वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा या इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, सो आर्ग्यूमेंट क्लियर हो गया दोस्तों, सिंपल सी बात भाषा में। ठीक है, सो यहां पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप इसको देखिए, एक सिंपल सा एग्जांपल है। अब ये वैलिड है कि नहीं वो बात की बात है, विल टॉक अबाउट इट कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, बट मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं आर्ग्यूमेंट का। ठीक है ना, ये रहा, ये देखिए आप धनंजय भैया, ये रहा आपका एग्जांपल। ये पहला स्टेटमेंट है या पहला प्रीमाइसेस है, दिस इज P1। एवरी स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडीज डेटा स्ट्रक्चर, ये पहली बात किसी ने कही। दूसरा प्रीमाइसेस या दूसरा स्टेटमेंट है हमारे पास, डेटा स्ट्रक्चर्स नेसेसरली कंटेन द स्टडी ऑफ आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सो ये दो बात हो गई। और तीसरी बात हो गई दोस्तों, ये हमारा कंक्लूजन। ये लिखा रहेगा आपको कि भाई ये हमारी प्रीमाइसेस स्टेटमेंट है और ये कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन क्या है, देयरफॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्टडीज आर्ग्यूमेंट। सो ये दो प्रीमाइसेस स्टेटमेंट है और इन दोनों को कंबाइन करके हमने थर्ड स्टेटमेंट बनाया है। ये आपको दिया रहेगा मतलब पेपर में, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ द पॉइंट इज अब ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं वो बात हम कर सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं ये बात हम कर सकते हैं। बट पहली बात ये बताइए, क्या आर्ग्यूमेंट का मतलब समझ में आया? एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, अभी हम वैलिड इनवैलिड की बात नहीं कर रहे, अभी हम बस यही समझ रहे हैं कि आर्ग्यूमेंट क्या है। एक और एग्जांपल देखिए, दिस इज प्रीमाइसेस P1। एवरी पेरेंट इज अ मैच्योर पर्सन, राइट? एवरी पेरेंट इज अ मैच्योर पर्सन। अब देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये स्टेटमेंट फॉर्म में हो, आप समझ पा रहे हो ना, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आपको प्रीमाइस 1 दे रखा है, लाइक P और एंड Q या और Q। प्रीमाइस 2 दे रखा है, Q एंड नेगेशन ऑफ Q। और फिर कंक्लूजन दे रखा है कि कंक्लूजन है P इंप्लाइज Q। तो ऐसा भी हो सकता है, राइट? ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टेटमेंट फॉर्म में हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई प्रीमाइस 1 इज दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन, प्रीमाइस 2 इज दिस कंपाउंड प्रोपोजिशन एंड कंक्लूजन इज दिस। नाउ यू हैव टू चेक कि भाई वैलिड है कि इनवैलिड है, वो देखेंगे। बट पहले आपको बस ये समझना होगा कि यार ये हमारे प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स हैं, राइट? इस तरह से हम आर्ग्यूमेंट को डिफाइन करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे एवरी पेरेंट इज अ मैच्योर पर्सन, ये हमारा प्रीमाइस नंबर 1 है या स्टेटमेंट नंबर 1 है। दिस इज प्रीमाइस नंबर 2, चिल्ड्रन शुड लिसन टू मैच्योर पीपल, एंड दिस इज अ कंक्लूजन। आपको लिखा जाएगा कि कंक्लूजन क्या है, ठीक है? सो डोंट वरी सर, 3 स्टेटमेंट में से कौन सा प्रीमाइस है कौन सा कंक्लूजन है ये कैसे पता चलेगा? भाई दिया रहेगा आपको, कोई कोई क्या बोलते हैं, अंधेरे में नहीं रखा जाएगा, दिया रहेगा। सो ये प्रीमाइस है, ये प्रीमाइस है और ये कंक्लूजन है। सो अब ये हमारा एक आर्ग्यूमेंट का सेटअप है, ठीक है ना? आई होप आपको आर्ग्यूमेंट का सेटअप क्लियर है कि भाई आर्ग्यूमेंट क्या है। सिंपल, प्रीमाइसेस होंगे कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन होगा, ठीक है? सो दिस इज द सेटअप ऑफ this argument. Okay, similarly example number 3 is this is premise number 1, premise number 2, every mother is a woman, all women are caring, therefore ये हमारा conclusion है, therefore every mother is caring। तो ये हमारा सेटअप है। तो यहां पे मैंने आपको बस ये समझाने की कोशिश करी है कि आर्ग्यूमेंट का सेटअप क्या होता है।
ठीक है, हमने आर्ग्यूमेंट का सेटअप पढ़ा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट का सेटअप हमने पढ़ा, राइट। आई होप ये क्लियर है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर दो तरह के आर्ग्यूमेंट होते हैं, वैसे देयर आर लाइक 6 टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, अभी मैं आपको 2 ही पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। साउंड अनसाउंड भी होता है, इंडक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, विल टॉक अबाउट इट। अभी हम वैलिड इनवैलिड की बात कर रहे हैं। तो वैलिड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट बहुत सिंपल है, वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स बहुत ही सिंपल है। तो वैलिड आर्ग्यूमेंट ये कहता है कि अगर हमारे प्रीमाइसेस ट्रू हैं, अगर हमारी प्रीमाइसेस ट्रू हैं और कंक्लूजन भी ट्रू है, मतलब या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो, प्रीमाइसेस ट्रू होने पर कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू, देन इट इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट। मैं रिपीट करता हूं, प्रीमाइसेस ट्रू होने पर, सारे प्रीमाइसेस ट्रू होने पर अगर कंक्लूजन हमेशा ट्रू है, देन वी कैन से दैट हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, देन इट इज अ इनवैलिड आर्ग्यूमेंट। इसको एक बार रीड कर लेते हैं दोस्तों। वैलिड आर्ग्यूमेंट मतलब एन आर्ग्यूमेंट इज वैलिड इफ द कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द प्रीमाइसेस। इन अदर वर्ड, सिंपल सी बात अगर मैं करूं, क्योंकि कभी कभी समझ में आता है, अच्छा लॉजिकल वर्ड विल कम टू दैट ना धनंजय भाई, आप इतनी आगे मत भागो, चीजें समझा रहा हूं, एग्जांपल्स के साथ हम लोग देखेंगे, परेशान मत होइए। नाउ देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है लॉजिकली करेक्ट होना और एक होता है एक्चुअली करेक्ट होना, उनमें भी अंतर होता है, विल टॉक अबाउट इट। अब यहां पे सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर आप यहां पर देखें, सिंपल सी स्टेटमेंट देखें, इन अदर वर्ड्स इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, द कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू एज वेल, ठीक है ना, मस्ट बी ट्रू एज वेल। नाउ validity is about the logical structure of the argument, not the actual truth of the premises or the conclusion, ठीक है ना। इसको actual truth से मतलब नहीं है, ठीक है ना, actual truth से मतलब नहीं है इसको। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको करके बताता हूं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमें प्रीमाइस 1 दे रखा है P के नाम से और एक Q के नाम से दे रखा है। ओके, तो P is all boys have wings, right? All boys have wings. Animals with wings can fly. And the conclusion is, these are the premises, and the conclusion is if boys have wings, then they can fly. If boys have wings, then they can fly. ठीक है ना? Okay. Now the point is दोस्तों, ये हमारे पास है। मान लीजिए जैसे हम बात कर रहे हैं वैलिडिटी की, तो हमारा अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है तो कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए। क्या मतलब है? वैलिड कब होगा दोस्तों? सिंपल सी बात अगर मैं करूं, वैलिड कब होगा? व्हाट डू यू थिंक, वैलिड कब होगा? वैलिड कब होगा? तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, P ट्रू, Q ट्रू, देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। नाउ व्हाट डू यू थिंक, यहां पे ये वैलिड है कि इनवैलिड है?
अच्छा, आप कंक्लूजन को देखिए, कंक्लूजन है क्या, मतलब अगर हम उसको लॉजिकल तरीके से देखना चाहें, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव हमारे कंक्लूजन को क्रिएट कर रहा है, कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव हमारे कंक्लूजन को क्रिएट कर रहा है। या एक काम करता हूं, मैमल्स कर देता हूं, एनिमल्स भी कर सकता हूं, क्योंकि इंसान भी तो एक जानवर ही है ना, ऐसा कह सकते हैं, राइट, कोई परेशानी नहीं। नाउ टेल मी व्हाट यू थिंक, यहां पे कौन सा लॉजिकल कनेक्टिव हमारे कंक्लूजन में यूज हो रहा है। तो आप बोलोगे सर कंक्लूजन में P इंप्लाइज Q यूज हो रहा है, क्या है, ठीक है, P इंप्लाइज Q, राइट, P इंप्लाइज Q इफ एंड देन, राइट। नाउ व्हाट यू थिंक दोस्तों, अगर P ट्रू है और Q भी ट्रू है, वही तो देखना है वैलिडिटी क्या है भाई, P ट्रू होना चाहिए, Q ट्रू होना चाहिए, देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। तो बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो क्या कंक्लूजन ट्रू आएगा दोस्तों। अगर P ट्रू है, Q ट्रू है और हमारा कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है P इंप्लाइज Q, बताइए क्या ये भी ट्रू होगा, सोच के देखिए। अगर P ट्रू है, Q ट्रू है, तो क्या P इंप्लाइज Q भी ट्रू हो जाएगा। नहीं, वैलिडिटी में देखो, नहीं नहीं नहीं, सबसे पहली बात यह है वैलिडिटी चेक कैसे करना है, वो आप स्टेटमेंट पढ़ो पहले। वैलिडिटी कैसे चेक करना है एक बार आप ये देखो। सो वैलिडिटी चेक करने के लिए क्या है, इफ ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू। तो हमने दोनों प्रीमाइस को ट्रू किया, ये दोनों प्रीमाइसेस को ट्रू किया, तो क्या कंक्लूजन ट्रू बनेगा। दोनों प्रीमाइसेस को ट्रू किया तो कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है, राइट, क्योंकि दोनों अगर ट्रू हैं तो हमारा P इंप्लाइज Q भी ट्रू होता है। तो आप बोलोगे यार ये तो वैलिड हो गया, लेकिन ये जो हमने प्रीमाइसेस और कंक्लूजन को ट्रू बनाया है, क्या ये लॉजिकली ट्रू बनाया है या एक्चुअली भी ट्रूथ है ये। यहां पर जो हमने इनको ट्रू ट्रू किया है, मान लो P को ट्रू कर दिया, सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, क्या चीज चेक करनी है, सिर्फ एक ही चीज चेक करनी है, क्या, कि भाई अगर सारी प्रेमाइसेस ट्रू होने पर कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, खत्म कहानी। सारे ट्रू होने पर कंक्लूजन ट्रू होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है ना। अब यहां पर दोस्तों हमने यहां पर लॉजिकली चीजों को देखा है कि भाई हमने P को ट्रू मान लिया लॉजिकली, Q को ट्रू मान लिया लॉजिकली, कंक्लूजन हमारा ट्रू आ गया लॉजिकली। यहां पे लॉजिकली बात हो रही है, इसलिए आप लास्ट वाला स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, वैलिडिटी जो हम चेक करते हैं, वैलिडिटी इज अबाउट द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट। यहां पे लॉजिकल बात हो रही है, लॉजिकल मतलब हमने उसको ट्रू मान लिया है, हमें एक्चुअल सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। सो यहां पर हमने नॉट द एक्चुअल ट्रूथ, यहां पे एक्चुअल ट्रूथ की बात नहीं हो रही है, लॉजिकल बात हो रही है, ठीक है ना। ओके, क्या ये सबको क्लियर है कि नहीं, एक बार सब लोग बताइए। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, राइट, नॉट मच, पूरी तरह नहीं आया होगा, मैं मान के चलता हूं, बट थोड़ा थोड़ा आ गया होगा, राइट। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ स्टेटमेंट्स होंगे जिसको प्रीमाइस कहेंगे और एक चीज होगी कंक्लूजन। सो कुछ प्रीमाइस एंड एक कंक्लूजन, दैट्स ओके। एंड द सेकेंड पॉइंट इज वैलिड आर्ग्यूमेंट, मतलब सिंपल है चेक करना, अगर सारी प्रीमाइसेस ट्रू होने पर कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू तो चलो आगे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, राइट, क्लियर है, ओके। ओके, वी आर कमिंग टू दैट। देवांश भाई ये वाला एग्जांपल आगे है। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक, ये बहुत बेसिक सा है, मतलब ये हमेशा आपको दिखेगा ऐसा वाला क्वेश्चन। ओके, सो द प्रीमाइस वन इज ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, प्रीमाइस टू इज सॉक्रेट्स इज अ ह्यूमन, so conclusion 3 is Socrates is mortal. What do you think?
ठीक है, तो वैलिड लग रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, सॉक्रेट इज अ ह्यूमन, सॉक्रेट्स इज अ मॉर्टल। ओके, सो ये ट्रू लग रहा है, राइट इसमें कोई परेशानी नहीं है। ट्रू मतलब आप कह सकते हो वैलिड लग रहा है, कोई परेशानी नहीं है। वॉट अबाउट दिस दोस्तों, आपको क्या लग रहा है ये वाला स्टेटमेंट? प्रीमाइस वन, इफ इट रेन्स ग्राउंड इज वेट, ठीक है ना, अगर बारिश होगी तो ग्राउंड वेट होगा, राइट। प्रीमाइस टू, द ग्राउंड इज वेट, द ग्राउंड इज वेट, सो इट इज रेनिंग। अब देखिए आप ना इसको थोड़ा ध्यान से किया करो, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको कराता हूं, ठीक है ना, आप टेंशन मत लो। अब मुझे नहीं पता वैलिड है कि इनवैलिड है, लेट्स ट्राई टू डू इट समथिंग, इसको कुछ करने की कोशिश करते हैं। कैसे? पीछे आते हैं दोस्तों, देखिए ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, या चलो पहले यहां पे कराता हूं, थोड़ा क्लियर होगा, फिर पीछे आते हैं। इफ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, तो क्या मैं इसको, इस प्रीमाइस को एक कंपाउंड प्रोपोजिशन कह सकता हूं दोस्तों? ये जो हमारा प्रीमाइस नंबर 1 है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, हम साथ साथ बैठ के कर लेते हैं इसको, कोई टेंशन नहीं। प्रीमाइस नंबर 1, इफ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, तो व्हाट डू यू थिंक, क्या यहां पर दो प्रोपोजिशंस हमें दिख रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं? कौन कौन से प्रोपोजिशंस? तो आप कह सकते हो मेरे बच्चों कि सर ये वाला मैं कह सकता हूं ये P है, और ये मैं कह सकता हूं Q है। तो क्या ये वाला प्रोपोजिशन P इंप्लाइज Q हो गया? राइट, प्रोपोजिशन प्रीमाइस नंबर 1 इज P इंप्लाइज Q, राइट। और ये क्या है? द ग्राउंड इज वेट। ये क्या है? Q। और ये क्या है? इट इज, कंक्लूजन इज इट इज रेनिंग, ठीक है, मतलब ये P हो गया, राइट। आपको समझ में आया क्या किया मैंने? इफ इट रेन्स द ग्राउंड इज वेट, तो मैंने इसको बोला यार ये P है और ये हमारा Q है, ये Q है, द ग्राउंड इज वेट, और ये हमारा P है। अब साथ साथ करते हैं, देखो मुझे भी नहीं पता क्या कर रहा हूं मैं, तो लेट्स ट्राई टू डू इट, कुछ करते हैं ना अपन, मचाते हैं। ओके, तो यहां पे देखिए, तो द पॉइंट इज, यहां पर हमें क्या दे रखा है? तो P इंप्लाइज Q इज ट्रू, राइट। ध्यान से सुनना मेरी बात, ये हमें ट्रू दे रखा है, राइट। प्रीमाइस नंबर 1 इज ट्रू, तो P इंप्लाइज Q हमें ट्रू दे रखा है, ठीक। एंड प्रीमाइस नंबर 2 भी ट्रू होना चाहिए, क्योंकि आप वैलिडिटी, मैं ये स्टेटमेंट भी थोड़ा मेंशन कर देता हूं। सो टू चेक वैलिडिटी, हम क्या करते हैं? प्रीमाइस नंबर 1 को ट्रू कर देते हैं, प्रीमाइस नंबर 2 को भी ट्रू कर देते हैं। इसका मतलब हम P इंप्लाइज Q को ट्रू कर देते हैं और Q को भी ट्रू कर देते हैं। अब बताइए क्या इस केस में, तो क्या हमारा जो कंक्लूजन है वो P है, P हमेशा ट्रू होना चाहिए? क्या P हमेशा ट्रू होगा? आप बोलो सर करके देख लो ना, आपको तो ट्रूथ टेबल आती है, तो बोलो P और Q, P इंप्लाइज Q। अब देखो Q हमेशा ट्रू है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, Q हमेशा ट्रू है। चलो मैं टेबल बना लेता हूं, फॉल्स 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 ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, यहां पे आएगा ट्रू ट्रू फॉल्स और ट्रू। अब देखिए यहां पर दोस्तों हमें दे रखा है कि P इंप्लाइज Q जो है वो ट्रू है, राइट, क्योंकि इफ इट रेन्स, ये हमने ट्रू माना है, तो ट्रू मतलब वी विल टेक दिस कॉलम। यह काम करते हैं, P इंप्लाइज Q हमारा ट्रू है और Q भी ट्रू है, तो इसका मतलब हमें सिर्फ वो कॉलम लेने हैं जहां पे ये दोनों ट्रू हैं।
तो आप देखोगे आप सिर्फ इन दोनों की बात करोगे, बस इसकी और इसकी, सिर्फ इन दोनों की बात की जाएगी जहां पर ये ट्रू होना चाहिए और क्यू भी ट्रू होना चाहिए। तो ये हमने इनकी बात करी, मतलब इस वाली रो और इस वाली रो की बात होगी। अब अगर हम सिर्फ इन दोनों रोज को कंसिडर करें, इन दोनों को क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन है कि P इंप्लाइज Q ट्रू होना चाहिए, प्रीमाइस 1 शुड बी ट्रू, प्रीमाइस 2 शुड बी ट्रू, तो Q और ये ट्रू होना चाहिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रो एंड दिस रो। अब अगर इन दोनों रोज की बात करें, क्या हमारा P हमेशा ट्रू आ रहा है? बताइए, क्या हमेशा P हमारा ट्रू आ रहा है? तो आप बोलोगे नहीं भाई, आप देखो यहां पे P फॉल्स भी हो सकता है और P ट्रू भी हो सकता है। सो कंक्लूजन कैन बी ट्रू और फॉल्स। आप देख सकते हो कंक्लूजन कैन बी ट्रू और फॉल्स। इसका मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसका मतलब आप बोलोगे ये एक इनवैलिड आर्ग्यूमेंट है। मेरे सभी प्यारे बच्चों को समझ में आया कि नहीं? एक बार जल्दी से बताइए, आर यू एबल टू गेट इट और नॉट? मैं फिर से बताता हूं आपको, वैलिडिटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? वैलिडिटी चेक करने के लिए आप अपने प्रीमाइसेस को ट्रू मान लो। सो दोनों प्रीमाइसेस को ट्रू मान लिया हमने, तो आपने बोला भाई P इंप्लाइज Q ट्रू होना चाहिए और Q हमारा ट्रू होना चाहिए। अब आप ट्रूथ टेबल पे आ जाओ, तो इसका मतलब हम सिर्फ वो कंसिडर करेंगे जहां पे P इंप्लाइज Q और Q ट्रू है। तो ये देखो, ये वाले हमने कंसिडर किए। यहां पे आप देखो P जो है वो फॉल्स और ट्रू दोनों आ रहा है, इसका मतलब कंक्लूजन हमेशा ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया, क्योंकि कंक्लूजन इज नॉट ऑलवेज ट्रू इवन दो द प्रीमाइसेस आर ट्रू। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? क्या ये सभी प्यारे बच्चे कर पा रहे हो? सबको समझ में आ गया ये? राइट, ठीक है ना? चलें आगे। आर यू, कैन वी मूव ऑन? प्रोसेस क्लियर हुआ थोड़ा सा? राइट, थोड़ा सा प्रोसेस जो है आपको क्लियर हुआ। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब आप इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स को एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, मुझे लगता नहीं कि पढ़ना भी चाहिए। अगर वैलिड नहीं होगा तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट होगा, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, an argument is invalid if the conclusion does not logically follow from the premises even if premises are true। ठीक है ना? सो आप अगर स्टेटमेंट पढ़ोगे तो ये पढ़ सकते हो, an invalid argument has a flaw in its logical structure, that is the conclusion could be false even if the premises are true। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है। अगर मैं यहां पे बातों को लिखना चाहूं दोस्तों, तो वैलिडिटी टेस्ट करने का सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है? कोई बता सकता है? वैसे आगे स्लाइड में है ये। प्रोसेस टू चेक वैलिडिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आप बोलो भाई ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू then check the status of the conclusion if the conclusion is always true तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना? आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। वैसे प्रोसेस एक दो तरीके से और कर सकते हैं, आगे है स्लाइड्स में, बट आई होप आप लोगों को मैं समझा पाया हूं। यार वो तो होगा ही ना धनंजय भैया, आप तो प्रीमाइसेस को ट्रू अज्यूम कर रहे हो बस, ठीक है ना? आपने प्रीमाइसेस को ट्रू अज्यूम कर लिया और फिर आपने चेक किया कि भाई कंक्लूजन हमेशा ट्रू आ रहा है कि नहीं, तब आप चेक कर रहे हो। तो मतलब हमने प्रीमाइसेस को अज्यूम करना है,
ठीक है ना। सो ऑल प्रीमाइसेस आर ट्रू, ये आप अज्यूम कर रहे हो, आप प्रीमाइसेस को ट्रू लेके चल रहे हो, मतलब ये आपको लेके चलना है, प्रीमाइसेस ट्रू हैं। अब आपको चेक करना है कंक्लूजन के बारे में, जैसा हमने इस क्वेश्चन में किया। प्रीमाइसेस हमारे ट्रू हैं, वी आर चेकिंग फॉर द कंक्लूजन, और आप देख सकते हो कंक्लूजन फॉल्स और ट्रू दोनों आ रहा है, एंड दस वी कैन सी दैट। ठीक है ना, वैलिड इनवैलिड वाली बात आई होप आप सबको समझ में आई होगी। ठीक है ना, चलें आगे। परफेक्ट। अब आप यहां पर मेथड्स को भी देख सकते हो दोस्तों, मैंने आपको वैसे मेथड बता दिया है कैसे हमें चेक करना है, बट आप यहां पर देख भी सकते हो। ठीक है ना, चलिए ठीक है। अब यहां पर देखिए दोस्तों, कुछ कुछ बातें यहां पे लिखी गई हैं, बट मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बता दिया है, वही काफी है, बट फिर भी एक बार इसको पढ़ लेते हैं। सो मेक द ट्रूथ टेबल एंड मेक ऑल द कॉलम्स ऑफ डिफरेंट प्रीमाइसेस P1 P2 Pn एंड ऑल्सो द कॉलम ऑफ द कंक्लूजन Q। तो सबका कॉलम आपने बना लिया। नाउ मार्क द रोज इन विच ऑल द P1 से Pn तक ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू। ठीक है, आपने पूरी ट्रूथ टेबल बनाई, जैसा हमने पीछे वाले केस में किया था, हमने पूरी ट्रूथ टेबल बनाई और सारे प्रीमाइसेस को, या सारे प्रीमाइसेस जहां पर ट्रू थे उन रोज को मैंने मार्क कर दिया, जैसे आप प्रोसेस देख सकते हो, ये वाली रो और ये वाली रो। ठीक है, सो वी मार्क द रोज इन विच ऑल द प्रीमाइसेस आर ट्रू, सच रोज आर कॉल्ड द क्रिटिकल रोज। ठीक है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया, ये थोड़ी सी लैंग्वेज हमारी बुकिश। देन इन द क्रिटिकल रोज, आपको क्रिटिकल रोज में चेक करना है, आप देख सकते हो ये दो क्रिटिकल रो बन गई हमारी। क्रिटिकल रो में आपको कंक्लूजन को चेक करना है, ये कंक्लूजन है हमारा, राइट, दिस इज द कंक्लूजन। तो कंक्लूजन हमारा ये फॉल्स और ट्रू दोनों आ रहा है। तो अब आप क्रिटिकल रोज पे अपने कंक्लूजन को चेक करो। ठीक है, अगर कंक्लूजन सब जगह ट्रू है तो वैलिड बन गया, अगर कंक्लूजन कहीं पर ट्रू कहीं पर फॉल्स है तो इनवैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया। क्या ये सबको क्लियर है? ओके, मैं यहां पर क्यू को हटा के कंक्लूजन लिख देता हूं, क्योंकि मैंने पीछे वाली स्लाइड में क्यू को यूज किया है, राइट। आप फिर क्यू से कम मतलब कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना, बाकी सारी चीजें मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, चलिए। मेथड 2 है दोस्तों टोटोलॉजी मेथड, ये भी आप फॉलो कर सकते हो, बट एक ही काफी है हमारे लिए मेथड तो। ठीक है ना, मेथड 2 टोटोलॉजी क्या है कि भाई अगर हम सब में एंड कर दे, ये थियोरेटिकली कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई फाइनली अगर P1 एंड P2 एंड P3 एंड दिस इंप्लाइज Q, अगर ये ट्रू है तो फिर आप बोलोगे यार ये वैलिड आर्ग्यूमेंट बनेगा, दैट इज P1 if this is true, if this is a tautology or we can say if this is true then it's a वैलिड आर्ग्यूमेंट। ठीक है ना, तो ये वैलिड आर्ग्यूमेंट हो जाएगा, तो ऐसा भी आप कह सकते हो, बट ठीक है, सिंपल मेथड यही है दोस्तों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है ना, बस ये हमारे स्टेटमेंट के लिए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप यहां तक आपको क्लियर है दोस्तों। ठीक है ना, अब इन्फरेंस क्या होता है? इन्फरेंस, व्हाट इज इन्फरेंस? तो इन्फरेंस है, देखो आर्ग्यूमेंट का पूरा सेटअप हमें समझ में आ गया, आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है ये भी हमने देख लिया। नाउ देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड इन्फरेंस। अब इन्फरेंस दोस्तों क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट कि भैया हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। ये तो बस डेफिनेशन है, मतलब आपसे कोई पूछेगा नहीं, मैं तो बस बता रहा हूं। ठीक है ना, सो इन्फरेंस मतलब उसको निकालना कि भाई हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो वैलिड है या इनवैलिड है, ये हमें निकालना है, उसको इन्फरेंस कहते हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, और रूल ऑफ इन्फरेंस होते हैं दोस्तों बहुत सारे।
ठीक है ना। सो इन्फरेंसेस inferences process to find that given argument is valid or invalid। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना। आई होप ये बात आपको क्लियर है, बट इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए रूल ऑफ इन्फ्रेंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स हैं। जैसे मैंने आपको अभी एक बताया ना प्रोसेस कैसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम बहुत सारे कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया, वैसे हम बहुत सारे रूल्स को पढ़ने वाले हैं और हर एक रूल में एक एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले है मोडस पोनेंस, ये आपको थोड़ा याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा, राइट। ठीक है ना, एग्जैक्टली नहीं 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 नहीं, नॉट दैट वी कैन से, अगर आप ये मेथड्स को देखोगे, सो दीज आर द मेथड्स फॉर इन्फरेंस, राइट। दीज आर द मेथड फॉर फाइंडिंग आउट कि हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है कि नहीं। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फरेंस, वी कैन से इट इज अ प्रोसेस दैट इज टू बी फॉलोड ड्यूरिंग या फॉर इन्फरेंस। ठीक है, ऐसा आप कह सकते हो, बट ये रूल नहीं है, ये प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस है कि भाई हमें वैलिड या इनवैलिड बताना है, तो वैलिड या इनवैलिड बताने के प्रोसेस को हम इन्फरेंस कह सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये रूल नहीं है। अब रूल क्या होता है, रूल विल सी। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे रूल्स होते हैं। जैसे पहला रूल है दैट इज कॉल्ड मॉडस पोनेंस। अगर ये याद नहीं भी होगा तो काम चल जाएगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये एग्जांपल है दोस्तों, अब बताइए क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है। अब करके देखते हैं, मतलब क्या ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है कि नहीं, तो इससे आर्ग्यूमेंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो प्रीमाइस 1, प्रीमाइस 2 और यहां पे कंक्लूजन दे रखा है। इफ इट रेन्स स्ट्रीट विल बी वेट। तो सबसे पहले आपको देखेगा कि यार यहां पर ना हम इसको ब्रेक कर देते हैं, ये P है, और या A और B कर देते हैं, दैट इज बेटर। ये A है दोस्तों, स्ट्रीट विल बी वेट, दैट इज B, इट इज रेनिंग A, और यहां पे हमें दे रखा है दोस्तों ये B, द स्ट्रीट विल बी वेट। करके देखते हैं। तो यहां पे हमें दे रखा है दोस्तों A, ये हमारा ट्रू होना चाहिए, राइट। A इंप्लाइज B, ट्रू होना चाहिए, A भी ट्रू होना चाहिए, और B हमें चेक करना है। अब देखिए यहां पे आपको दे रखा है दोस्तों कि हमारा A इंप्लाइज B ट्रू होना चाहिए, तो वील टेक दिस रो ओनली, और A भी ट्रू होना चाहिए, तो A भी ट्रू होना चाहिए, A इंप्लाइज B भी ट्रू होना चाहिए, तो A ट्रू और A इंप्लाइज B ट्रू होना चाहिए। मतलब सिर्फ ये वाली रो आएगी और कोई रो ही नहीं आएगी। A ट्रू होना चाहिए और A इंप्लाइज B भी ट्रू होना चाहिए, A ट्रू होना चाहिए और A इंप्लाइज B भी ट्रू होना चाहिए। तो आप देखो यार सिर्फ एक रो आएगी। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट अबाउट द कंक्लूजन? ये कंक्लूजन है ना हमारा, यही कंक्लूजन है हमारा। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कंक्लूजन ट्रू आ रहा है? क्या कंक्लूजन ट्रू आ रहा है दोस्तों? आप बोलोगे यस सर, कंक्लूजन हमारा ट्रू आ रहा है। तो आप देखोगे यार ये एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। इज दिस क्लियर? वैलिड आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आया दोस्तों? आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड कैसे हमने सॉल्व किया? बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही किया है। आप प्रोसेस एक बार देखिए तो काफी अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब यहां पे मॉडस पोनेंस आप कह सकते हो, ये रूल हमने फॉलो किया है। ये रूल आपको याद नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप देखिए क्या मैंने इसको सॉल्व बिना किसी रूल के किया है, अपनी नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से किया है। यहां पर जो मैंने सॉल्यूशन किया है दोस्तों, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग से किया है, राइट, बिना किसी रूल के।
तो रूल तो बस ऐसे ही थोड़ा बहुत हमें ज्ञान अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, चलिए, तो लेट्स कम बैक। अब ये रूल हम देख लेते हैं। तो जैसे आपने देखा कि बिना रूल के हम काम कर पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। अब देखिए रूल क्या कहता है। रूल कहता है कि अगर हमारे पास पहला प्रीमाइस है P इंप्लाइज Q, दूसरा प्रीमाइस है P और कंक्लूजन है Q, तो ये हमेशा वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर हमारे पास पहला प्रीमाइस है P इंप्लाइज Q, दूसरा है कि P, दूसरा प्रीमाइस इज P, मतलब हमारा जो, इसको हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो P इंप्लाइज Q में P इज ऑलवेज ट्रू, जैसा हम करते हैं प्रीमाइस में ट्रू होता है। तो देन कंक्लूजन अगर हमारा Q है तो दिस इज द वैलिड, राइट, दिस इज द वैलिड आर्ग्यूमेंट ऑलवेज। और इसको हम कह सकते हैं दिस इज द रूल ऑफ मॉडस्ट पोनेंस। ठीक है ना। सो क्या कहता है मॉडस्ट पोनेंस कि भाई अगर हमारा प्रीमाइस 1 इज A इंप्लाइज B और प्रीमाइस 2 इज द एंटीसीडेंट दैट इज A, देन कंक्लूजन अगर हम देखें दैट इज B, तो कहने का मतलब यह है कि यह हमेशा वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। इसको अगर स्टेटमेंट में लिखें दोस्तों, if A implies B and A is always true, then B is also always true। क्या ये स्टेटमेंट सही लग रहा है? एक बार देखिए, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अगर A इंप्लाइज B है और A ट्रू है दोस्तों, तो B हमेशा ट्रू होगा, B हमेशा ट्रू होगा। इज इट ओके? इज इट ओके? तो मॉडस्ट पोनेंस ये एक चीज कहता है। मॉडस्ट पोनेंस क्या कहता है कि भाई अगर A इंप्लाइज B है और A हमेशा ट्रू है तो B हमेशा ट्रू आएगा ही आएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस चीज को हम स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, आप रूल में देख सकते हो, बट कैसे भी आप पढ़ो दोस्तों। राइट, नेक्स्ट, तो ये हमने एग्जांपल देखा। लेट्स सी ये वाला। ओके, लेट्स सी ये वाला देखते हैं दोस्तों। तो ये प्रीमाइस है हमारा, देखिएगा, इफ इट रेन्स मतलब ये हमारा ए हो गया, मान लो द स्ट्रीट विल बी वेट, ये बी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ए इंप्लाइज बी, हमारा ये एक प्रीमाइस हो गया। नेक्स्ट इज द स्ट्रीट्स आर नॉट वेट, द स्ट्रीट्स आर नॉट वेट मतलब ये क्या हो गया? व्हाट डू यू थिंक ये क्या है? द स्ट्रीट्स आर नॉट वेट, तो ये क्या लिखूंगा? बी लिखूंगा, ए लिखूंगा, क्या लिखूंगा? व्हाट डू यू थिंक ये क्या लिखा जाएगा? द स्ट्रीट्स आर नॉट वेट, इसको हम कैसे लिखेंगे? इट इज नेगेशन ऑफ बी, राइट, द नेगेशन ऑफ बी। तो यहां पे नेगेशन ऑफ बी है दोस्तों। और कंक्लूजन क्या है हमारा? कंक्लूजन इज इट इज नॉट रेनिंग। तो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन अगर आप देखो तो कंक्लूजन क्या है? नेगेशन ऑफ ए। negation of A is true, true, false, false. Negation of B is true, false, true, false. And let's find out A implies B. So A implies B is true, true, false, true. अब देखिए, तो यहां पर देखिए दोस्तों, ये दोनों हमारे प्रीमाइसेस हैं, तो ट्रू वाला पकड़ा जाएगा, ट्रू वाला पकड़ा जाएगा, ट्रू ट्रू, जहां पे दोनों ट्रू होंगे और कहीं भी कुछ नहीं है। तो आप देख सकते हो यार, सिर्फ एक ही रो ऐसी पकड़ में आएगी, यही हमारी क्रिटिकल रो है। तो अब यहां पर देख सकते हो कि यार ये भी हमने प्रीमाइस ट्रू लिया, ये भी प्रीमाइस ट्रू लिया, कंक्लूजन हमारा ट्रू आ रहा है। तो आप बोलोगे भाई कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू।
ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार ये हमारा एक वैलिड आर्ग्यूमेंट हो गया। क्या ये आपको समझ में आया दोस्तों? क्या ये आपको समझ में आया दोस्तों? अब ये जो रूल है दोस्तों, इसका नाम है मॉडस टॉलेंस। कैसे नाम है, ढंग के नाम रख लेते यार। मॉडस टॉलेंस, ठीक है ना, मॉडस टॉलेंस। अब ये मॉडस टॉलेंस क्या कहता है? मॉडस टॉलेंस कहता है कि यार अगर हमारा प्रीमाइस नंबर 1 इज ए इंप्लाइज बी, प्रीमाइस नंबर 2 इज negation of B, then the conclusion is negation of A। इसको अगर हम स्टेटमेंट में लिखें तो एक बार फिर से रिपीट करो एग्जाम। अच्छा एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारे पास A है, इफ इट रेन्स स्ट्रीट विल बी वेट। तो ये A इंप्लाइज B, ये हमारा पहला प्रीमाइस हो गया, A इंप्लाइज B। सेकेंड इज द स्ट्रीट इज नॉट वेट, तो B क्या था, स्ट्रीट विल बी वेट या स्ट्रीट इज वेट, जो भी है। स्ट्रीट वेट नहीं है तो ये नेगेशन ऑफ B है। और कंक्लूजन क्या है, इट इज नॉट रेनिंग, तो ए क्या था, रेन हो रही है, और ये क्या हो गया, नेगेशन ऑफ ए हो गया। ठीक है ना। हाँ सही है, एक क्वेश्चन सॉल्व करके रूल बना दिया। ओके नाइस। तो द पॉइंट इज, अब आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल बनानी है। तो पहले ए और बी की हमने पूरी ट्रूथ टेबल बनाई, फिर ए इंप्लाइज बी की बनाई, नेगेशन ऑफ ए किया, नेगेशन ऑफ बी किया, अब सॉल्व कर रहे हैं। अब सॉल्व करते कैसे हैं भाई, जहां पे दोनों प्रीमाइस हमारे ट्रू होने चाहिए। तो पहले आप देखो, ए इंप्लाइज बी ट्रू होना चाहिए, नेगेशन ऑफ बी ट्रू होना चाहिए, सिर्फ यहां पर ही है और कहीं पे भी नहीं है। और फिर ये क्रिटिकल रो बन गई हमारी, ये हमारी एक प्रीमाइस है, ये प्रीमाइस है, और ये हमारा कंक्लूजन है। तो आप देखोगे यार इस क्रिटिकल रो में कंक्लूजन इज ऑलवेज ट्रू। अब कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू है तो इसलिए क्या हो जाएगा, वैलिड आर्ग्यूमेंट होगा। इरफान भाई समझ में आ गया? बस इसी को अगर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखें दोस्तों तो क्या आ गया, इफ A implies B and negation of B is true, then negation of A is also true। ठीक है ना। चलिए ठीक है, वही चीज यहां पर लिखी हुई है दोस्तों, आप देख सकते हो इसका फॉर्म क्या है। ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर P इंप्लाइज Q है दोस्तों, ये ट्रू है, ये नॉट Q हमारा ट्रू है, तो कंक्लूजन है नॉट P। ठीक है ना। तो दैट इज A इंप्लाइज B अगर ट्रू है, नॉट B इज ट्रू, देन नॉट A इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है ना। आई होप ये बात सबको क्लियर है। अब एक और एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए क्या क्या है। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। तो आप देखोगे यार, इफ आई स्टडी, ये हमारा ए हो गया, आई विल पास द एग्जाम, ये बी हो गया। ठीक है। आप देख सकते हो ये ए इंप्लाइज बी है। इफ आई पास द एग्जाम आई विल बी ग्रेजुएट, तो इफ आई पास मतलब ये बी हो गया दोस्तों, आई विल बी ग्रेजुएट, तो ये क्या हो गया, सी हो गया। और कंक्लूजन क्या है, इफ आई स्टडी आई विल बी ग्रेजुएट। तो क्या मुझे कोई बता सकता है व्हाट इज प्रीमाइस नंबर 1, व्हाट इज प्रीमाइस नंबर 2 एंड व्हाट इज प्रीमाइस नंबर, सॉरी, व्हाट इज द कंक्लूजन, व्हाट इज प्रीमाइस नंबर 1? सो प्रीमाइस नंबर 1 इज, अगर आप देखोगे तो प्रीमाइस नंबर 1 इज ए इंप्लाइज बी, प्रीमाइस नंबर 2 इज बी इंप्लाइज सी, एंड प्रीमाइस सी इज, कंक्लूजन इज ए इंप्लाइज सी। आप ट्रूथ टेबल से भी कर सकते हो इसको। आपको यहां पे 3 लेने पड़ेंगे प्रोपोजिशंस, एंड देन यू हैव टू ड्रॉ 8 कंडीशंस आपको बनानी पड़ेंगी। चाहो तो आप बना सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, एंड सो ऑन। थोड़ा लंबा हो जाएगा ये, बट कर सकते हैं, राइट, करना चाहिए मेरे ख्याल से। लेट्स डू इट। एक काम करते हैं ना, इसको कॉपी करते हैं।
पंगा ये रहा। ओके चलिए अब देखिए यहां पे ए इंप्लाइज बी है, तो एक ए जहां पे फॉल्स है तो ट्रू आएगा ही आएगा। अब ए इंप्लाइज बी, तो ए ट्रू है बी फॉल्स है, इसका मतलब यहां पे फॉल्स आएगा। ए ट्रू है बी फॉल्स है, मतलब यहां पे फॉल्स आएगा। ए ट्रू है बी ट्रू है, तो यहां पे ट्रू और यहां पे भी ट्रू। ठीक है, बी इंप्लाइज सी, तो बी जहां पे ट्रू फॉल्स होगा वहां पे तो ट्रू आएगा। बी यहां पे ट्रू है, यहां पे सी फॉल्स है, तो ये फॉल्स आ गया। ये दोनों ट्रू है तो मतलब ट्रू आ गया। बी फॉल्स है तो ट्रू आएगा, और यहां पे ट्रू फॉल्स है तो यहां फॉल्स आएगा और यहां पे ट्रू आएगा। ए इंप्लाइज सी, चेक करते हैं क्या ए इंप्लाइज सी सही है क्या। तो आप देखिए फॉल्स है यहाँ पे यार, ए तो जहां पे फॉल्स है तो वहां तो ट्रू आना ही आना है, तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे ट्रू है, इधर ये फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, दोनों ट्रू आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो ट्रू आएगा। अब देखिए जहां पर दोनों प्रीमाइस हमारे ट्रू होने चाहिए, तो दोनों प्रीमाइस ट्रू होने चाहिए। यहाँ पे दोनों प्रीमाइस ट्रू हैं, यहाँ पे दोनों प्रीमाइस ट्रू हैं। नीचे वाले में थोड़ा सा नीचे बनाना चाहिए मुझे। ओके, ये यहाँ पर दोनों प्रीमाइस हमारे ट्रू हैं, तो मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ इसको, एक सेकंड देना। और कहाँ पे दोनों प्रीमाइस ट्रू हैं, यहाँ पे कहीं दोनों प्रीमाइस लास्ट में, लास्ट वाले केस में। लास्ट वाले केस में आप देखोगे यार, लास्ट वाले केस में दोनों ट्रू आ रहे हैं, तो सिर्फ हमें दोनों प्रीमाइस ट्रू चाहिए पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। अब आप देख सकते हो दोस्तों, जहां पर दोनों प्रीमाइस ट्रू हैं तो हमारा कंक्लूजन भी ट्रू आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, जहां पर दोनों प्रीमाइस ट्रू है हमारा कंक्लूजन ऑलवेज ट्रू है। इसका मतलब कहानी एकदम क्लियर हो गई है कि भाई जहां पर दोनों ट्रू हैं ये भी ट्रू आ रहा है। और दोस्तों इसका मतलब ये भी एक वैलिड आर्ग्यूमेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, कोई बच्चा छूटा नहीं है। और इसको बोलते हैं दोस्तों हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। ठीक है ना, सिलोजिज्म प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये क्या कहता है दोस्तों, इफ ए इंप्लाइज बी, बी इंप्लाइज सी, देन ए इंप्लाइज सी। वही चीज आप यहां पर कह सकते हो। ठीक है ना, यस, नया रूल, मतलब एक सवाल सॉल्व करके नया रूल बना दिया। तो आप देख सकते हो दोस्तों, अगर हमारे पास P इंप्लाइज Q है, Q R को इंप्लाइज कर रहा है, तो कंक्लूजन हम कह सकते हैं P इंप्लाइज R। तो ये एक नया रूल है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, चलिए ठीक है ना, चलिए जो भी आप समझे हो। मेरे ख्याल से नाम थोड़े खतरनाक हैं, बट नाम याद ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, बाकी चीज आप कर पाएंगे। नाम तो ऐसे ऐसे 10 प्रॉपर्टी हैं, तो नाम तो कैसे घंटा याद पर्ची लेके जानी पड़ेगी पेपर में। ठीक है ना, पर्ची लेके जानी पड़ेगी पेपर में। चलिए तो दोस्तों यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर। आई होप यहां तक मैं आप लोगों को चीजें समझा पाया हूं। आर्ग्यूमेंट कैसे देखना है, वैलिड इनवैलिड, थोड़ा थोड़ा प्रोसेस मुझे लगता है काफी हद तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पॉइंट टुमारो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।